हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, यानी कॉमन ईयर का एक सीरीज स्टार्ट किया। और इस कॉमन ईयर में किसी पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं स्टार्ट किया है, मैंने प्रीवियस ईयर के कॉमन ईयर को स्टार्ट किया है। यानी मैं आपको एक्सरसाइज तो प्रॉपर रूप से पढ़ाता ही रहूँगा, प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देता ही रहूँगा, लेकिन जिनकी एग्ज़ाम नज़दीक में, जैसे किसी स्टूडेंट का सीजीएल का मेंस हो सकता है, किसी को सीपीओ एग्ज़ाम देना है, तो उनकी नज़दीक में जो एग्ज़ाम आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस साथ में होता रहना चाहिए। तो मैं एक सीरीज आपको डे 1, डे 2, डे 3 करके लगातार चलाता रहूँगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ से आपको कंसेप्ट भी मिलता रहेगा। मैं आपको जो आपके साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा वह ऐसे करूंगा कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा, आपका 10 क्वेश्चन खुद एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आपसे खुद 10 क्वेश्चन बनने लगेगा। आप जो एक क्वेश्चन को बनाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आप आंसर देखें, उसका क्या एक टॉपिक है वो देखें, क्लियर हो गया। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको वह क्लियर बताऊंगा। आपको ये कॉमन ईयर उसको नहीं समझे, आपको अभी जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ 10 कॉमन ईयर करूंगा वो नहीं समझे, वो 10-100 के बराबर आपके लिए होगा। तो मैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो लगातार ये चलता रहेगा। और साथ में जो है आपका एक कॉन्सेप्ट का जो एक्सरसाइज प्रत्येक चैप्टर जो चल रहा वो चलता रहेगा। उसके साथ साथ ये भी बीच बीच में ये सेशन लगातार कॉमन ईयर का चलता रहेगा। कॉमन ईयर के साथ में चलता रहेगा, फिलर का प्रीवियस ईयर का चलता रहेगा, PQRS का आपका प्रॉब्लम आता है वो चलता रहेगा। आपका इस तरह से सेंटेंस जो है कि आपका इंप्रूवमेंट कहा जाता है वो चलता रहेगा। क्लॉज टेस्ट बीच बीच में, पैसेज का एक्सप्लेनेशन बीच बीच में, ये प्रीवियस ईयर का काम चलता रहेगा। तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। वह सब कुछ हम करने वाले हैं आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वह सब समस्या का निदान होने वाला है। बस आप हमेशा साथ रहें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बनता रहे और मैं वह सब कुछ आपको देता रहूं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रीवियस ईयर का मैंने सेशन आज से स्टार्ट किया हूँ आपके साथ, और इसके साथ साथ मैं कॉमन ईयर के साथ इंप्रूवमेंट वगैरह जो भी सेशन है उसका एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके यूट्यूब पर डालता रहूँगा। जैसे कॉमन ईयर का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिससे केवल कॉमन ईयर और प्रीवियस ईयर का वो होगा। आपका एक इंप्रूवमेंट का प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपका इंप्रूवमेंट का होगा। तो इस तरह से एक प्लेलिस्ट में सब जो है कि आपका प्रीवियस का काम शुरू आज से कर रहा हूं मैं, तो वह बनता रहे। तो आप देखते रहें, अच्छे से फायदा उठाते रहें, आराम से घर पर रहें और प्रिपरेशन को अपने रफ्तार देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन ईयर को समझने की कोशिश करें। कॉमन ईयर को बनाएंगे नहीं, इस तरह से बनाएंगे कि कॉमन ईयर 1 बनाएंगे हम, आपसे बनेगा 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कहता है माई सिस्टर इन लॉज। देखिएगा कहाँ लगाया है, एस कहाँ लगा है, सिस्टर इन लॉज में लगा है। हु लीव, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जब कहीं बीच में आ जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु होता है, व्हिच आता है, हुम आता है, हु जाता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब वही WH जो फैमिली का वर्ड जो होते हैं वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है जब बीच में कहीं पर सेंटेंस में वह बनता है। तो इसके पहले वाले के अनुसार सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के जब WHO वर्ड यानी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो ठीक इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लीव आया, लीव यानी वर्ब का कौन रूप है, पहला रूप है। तो लीव जब वर्ब का पहला रूप आ गया तो यानी कि प्लुरल है। तो प्लुरल है तो यानी कि इसके पहले वाला सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, प्लुरल होना चाहिए। तो प्लुरल होना चाहिए। तो देखिए कोई भी कंपाउंड नाउन, कोई भी कंपाउंड वर्ड हो तो उसका जो प्लुरल बनाया जाता है उसके मेन वर्ड को बनाया जाता है, न कि उसके लास्ट वर्ड के बनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन को जो बता रहे हैं, इसमें जो लिखा है माई सिस्टर, देखिएगा सिस्टर इन लॉज। देखिए सिस्टर इन लॉज को प्लुरल जब बनाना था तो एक बार जान, जब भी कंपाउंड वर्ड होता है, देखिए कंपाउंड वर्ड है ना, एक में देखिए सिस्टर है, इन है, लॉ मिलकर बना है, यानी 3 वर्डों को मिलकर बनाया यानी कंपाउंड वर्ड हो गया। तो कंपाउंड वर्ड का जब भी प्लुरल बनाया जाता है तो उसके मेन वर्ड में प्लुरल बनाया जाता है। मेन वर्ड इसमें क्या, सिस्टर है, यानी प्लुरल जब इसको बनाना था तो इसको बनाना चाहिए था क्या, सिस्टर्स इन लॉ लिखना चाहिए था, सिस्टर्स
इन ल लिखना चाहिए, यानी कि यह गलत है, ये सही होना चाहिए। अगर लिखना होगा ब्रदर इन ल, तो अगर लिख दे, देखिएगा आपको लिख देते हैं ब्रदर इन लॉज, तभी क्या है, गलत हो गया। इसके जगह पर क्या प्लुरल होता है इसका, अगर लिखना है तो मेन वर्ड में, यानी कि ब्रदर्स इन लॉ होता है, यानी कि हमेशा जो प्लुरल बनाया जाता है मेन वर्ड को बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर माय सिस्टर, मान गए उसको सिस्टर इन लॉ एक से ज्यादा है, तो सिस्टर्स में प्लुरल बनना चाहिए, लॉज में एस लगाएगा प्लुरल नहीं बनना चाहिए। हाँ एक बात होता है, एपोस्ट्रोफी एस जब देना होता है तो लास्ट वाले में देना होता है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं है। अगर एपोस्ट्रोफी एस रहता तो इस तरह से उसको देना होता लॉज, इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस को देता, और यहाँ पर फिर सिंगुलर वर्ब होता है, लीव, देखिए सिंगुलर वर्ब होता है, लीव्स हो जाता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ प्लुरल वर्ब दिया है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इस कंपाउंड जो वर्ड है इस वर्ड को प्लुरल रूप मांगना चाह रहा है, सेंटेंस मांगना चाह रहा है, यानी माय सिस्टर इन लॉज के जगह पर माय सिस्टर्स होना चाहिए थे। यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, एरर यहीं पर है, यानी यहाँ पर जो होना चाहिए था माय सिस्टर इन, मैं सारे क्वेश्चन को यहीं पर एक्सप्लेनेशन आपका करूँगा तो यहाँ नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पहला नंबर में ही गलत है, माय सिस्टर्स इन लॉ। कभी कभी तो एग्जाम में ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर जैसे कि सिस्टर है तो लिख देगा सिस्टर इंस लॉ, तब भी गलत है, मतलब मेन वर्ड इसमें कौन है, सिस्टर के बारे में चर्चा हो रहा है ना, तो सिस्टरे को प्लुरल बनाया जाता है। तो याद रखेंगे प्लुरल बनाने के लिए मेन वर्ड का हमेशा प्रयोग किया जाता है, ये सही है, यानी कि लिखना लॉज न लिखकर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसी पार्ट में गलत है, यानी इसको सुधारने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, यही पार्ट में गलत है, यानी यही नंबर में इसका क्या है, गलत है। लिखिए नेक्स्ट देखते हैं, दीज, दीज काइंड। अब देखिएगा याद रखिएगा, दिस आ जाए या डैट आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आता है, इसके बगल में जो नाउन आता है वह नाउन सिंगुलर आता है, सिंगुलर आता है। लेकिन याद रखिएगा जब इसी का प्लुरल दीज हो जाए या दोज आ जाए तो इसके बगल वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, वह प्लुरल होना चाहिए, कुछ भी आएगा वह प्लुरल होगा, ये चीजों को याद रखिए। तो देखिए दीज आया है, यानी दीज से डैट रहता तो क्या होता, सिंगुलर ठीक है काइंड, लेकिन जब भी दीज या दोज आ जाएगा तो काइंड के जगह पर क्या होना चाहिए था, काइंड्स होना चाहिए था। दिमाग रखिए, ये गलत है ये सही है। तो ये बातों को नोट करते जाएंगे आप कि दी क्या हो जाएगा, दीज के या डैट के बाद सिंगुलर नाउन रहता है, लेकिन दीज या दोज के बाद प्लुरल नाउन। तो ये सब सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, एक भी इधर उधर से अपना से बनाया हुआ नहीं, सारे के सारे सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, आपको कंजंक्शन का एक चार्ट मैंने बनाकर दे दिया है, उसके से बाहर आपको पूछेगा नहीं, सीजीएल के मेंस वाले स्टूडेंट तो निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे इस बातों को कि उस चार्ट को पढ़ लेंगे, क्योंकि कंजंक्शन का एक मैंने चार्ट दिया है डे 1 में, कंजंक्शन का डे 1 में, तो याद रखिएगा उसको, आप दिमाग में रखिएगा, उसको याद कर लेना पड़ेगा। नो सूनर जो सेंटेंस आता है तो याद रखिएगा नो सूनर के बाद हमेशा जो प्रयोग किया जाता है वह नो सूनर के बाद आपको देन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या चीज का प्रयोग कर दिया है, वेन का प्रयोग कर दिया है, यानी जब भी सेंटेंस में क्या है, जब भी आपको कहीं पर नो सूनर मिल जाए तो हमेशा याद रखिएगा नो सूनर के बाद देन का प्रयोग करेंगे, जबकि यह सेंटेंस में क्या है, आपको वेन का प्रयोग कर दिया है। वेन या देन किसी का भी प्रयोग अगर सेंटेंस में कहीं पर मिल जाए तो दिमाग में रखिएगा कि वह हमेशा गलत होता है, यानी आप इस तरह से आपको सेंटेंस को चेक कर सकते हैं, नो सूनर के बाद हमेशा क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, न कि देन का। तो यहां पर क्या है, वेन और देन नहीं प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे इसके जगह पर क्या है, वेन ही यहीं पर गलत है, यानी याद क्या रखना है आपको, यहां पर लिख सकते जा रहे हैं सबका एक्सप्लेनेशन। देखिएगा जब भी नो सूनर आ जाए तो इसके बाद हमेशा देन का प्रयोग कीजिएगा, ये सही होगा। अगर लेकिन एग्जाम में क्या करता है, देन कर देता है या वेन करके, अभी तक एग्जाम में बार बार पूछ रहे थे, ये दोनों क्या होता है, गलत होता है, याद रखिएगा। तो क्या है, वही वेन के जगह पर क्या होना चाहिए था, देन होना चाहिए, यानी नो सूनर के बाद हमेशा क्या आता है, देन का प्रयोग होता है। इसकी एक चार्ट मैंने दे दिया, उससे बाहर नहीं पूछेगा तो उसको आप जरूर देखिए, वो बहुत जरूरत है।
नेक्स्ट देखिएगा अनलेस। अनलेस जो वर्ड होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि जब सेंटेंस में अनलेस, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, आपका रेयरली, अगर कहीं पर रेयरली जो भी वर्ड आता है इसी में, तो इसके बाद नॉट वर्ड का, नो वर्ड का, सॉरी नॉट, नो, यानी अन्य भी जो भी आ जाए, ये निगेटिव कोई भी प्रयोग वर्ड का नहीं किया जाता है, निगेटिव प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद जो कोई भी निगेटिव मीनिंग देने वाले जितने भी वर्ड आ जाए, आपको दिमाग में रखना है कि इसके बाद निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो वहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। आप में इसी में एक वर्ड आता है जैसे लिस्ट वर्ड आता है, याद रखें लिस्ट वर्ड है, तो ये वर्ड भी जब आ जाए तो इसमें भी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव वर्ड का प्रयोग इसके बाद नहीं किया जाता है। मतलब नॉट, नो, नॉर, नाइदर, इस सब वर्ड का इसके बाद प्रयोग ही नहीं होता है जितने भी निगेटिव मीनिंग देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनलेस आया है, लेकिन अनलेस का यू आर डोंट आ गया, तो क्या है, गलत ना हो गया। ये खुद मीनिंग देता है, क्या मीनिंग देता है, अनलेस यू डोंट ओबे, और यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ये खुद दे रहा है, यदि नहीं यही मीनिंग देता है तो फिर नोट क्यों आएगा, तो यानी अनलेस यू ओबे, यानी इसकी जरूरत नहीं है सेंटेंस में। डोंट जो निगेटिव मीनिंग एक्सिलरी वर्ब जो बना है नहीं जरूरी है, यानी यहीं पर क्या है, एक गलत है। हार्डली, याद रखिएगा, हार्डली और स्कार्सली दो वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हार्डली, आप पॉज कर करके वीडियो को देखते रहिएगा, नोट करने वाली चीजों को कीजिएगा। हार्डली आ जाए तब या स्कार्सली, ये दोनों आ जाए तो याद रखिएगा ये दोनों कंजक्शन हमेशा अपने साथ देन को रखता है। हार्डली और स्कार्सली जब भी आ जाए तो ये अपने बाद हमेशा देन वर्ड को रखता है, यानी देन आना चाहिए हमेशा हार्डली या स्कार्सली के बाद। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आना चाहिए था, वेन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जबकि वहां पर क्या दे दिया है, देन दे दिया है। यानी हार्डली और स्कार्सली जब भी आ जाए तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे वेन का प्रयोग करेंगे, यानी एग्जाम। लेकिन एक बातों का और याद रखना, हार्डली और स्कार्सली के बाद वेन या बिफोर का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बिफोर का समान जो है कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन क्या है, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्या कर देता है, तो देन वर्ड का प्रयोग करके देता है, जो कि गलत है। यानी हार्डली और स्कार्सली जब भी कहीं पर दिख जाए तो आपको दोनों याद रखना है। इसका भी नोट दे चुके हैं आपको, हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या करना है, आपको वेन का प्रयोग करना है या बिफोर का, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, देन का प्रयोग कर दिया है। तो आपको याद रखना है 5वां नंबर, जब भी हार्डली और स्कार्सली आ जाए तो उसके बाद वेन या बिफोर आता है कंजंक्शन, जबकि वहां पर क्या कर दिया था, देन, तो वहीं पर क्या है, सेंटेंस में एरर है। एक यहाँ पर की जो आपके वर्ड दे रहे हैं ये सब को आप जरूर नोट करते जाएंगे, क्योंकि यही से समस्या जो है कि आपका सॉल्व होने वाला है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, तो मैं सब सॉल्व करता रहूंगा आपके साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसके फिर इसको मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप। 6 नंबर में जब भी कोई इमेजिनरी वर्ड आ जाए, कल्पनात्मक कोई भी शब्द आ जाए, तो इफ ही नहीं इसमें आता है, इफ आता है, एज इफ आता है, एज दो आता है, इट एज दो, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज, ये आपको लिख रहे हैं वही पूछता है, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम आ जाए, आई विश आ जाए, वी विश आ जाए, आई होप आ जाए, बी होप आ जाए,
याद रखिएगा, ऐसा बहुत कीवर्ड आपको दे रहे हैं। मेंस के स्टूडेंट तो दिमाग रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, क्योंकि ये भी CGL का क्वेश्चन है आपका। वी होप प्रोवाइडिंग दैट प्रोवाइडेड दैट, अगर ये सब कल्पनात्मक है, यानी सारे के सारे ये वर्ड जो है इमेजिनरी वर्ड है, आपको याद रखना है। इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम आ जाए, आई विश, वी विश, आई होप, वी होप, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये सब अगर वर्ड आपको आ जाए तो दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर सब्जेक्ट आता है, प्लस में याद रखिए, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आता है और वह सब्जेक्ट अगर वर्ब का तीसरा रूप हैड ले लिया, तो अगला वाला जो सेंटेंस होता है वह वुड हैव प्लस V3। पहले ये बातों को देखिए, इतना जब वर्ड आ जाएगा तो टोटल वो क्या कहते हैं हम लोग, कल्पनात्मक है तब, या इमेजिनरी का है तब। आप कल्पनात्मक भी लिख सकते हैं हिंदी में, यानी ये सारे के सारे क्या है, कल्पनात्मक शब्द। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो जिस स्ट्रक्चर से एग्जाम क्वेश्चन बनता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ आपको। तो कल्पनात्मक जब ही कोई शब्द आ जाए, और जो कल्पनात्मक शब्द है सब मैंने आपको अभी के अभी इस बोर्ड पर लिखा हूँ। तो कल्पनात्मक शब्द जब भी कोई आ जाए तो उस कल्पनात्मक के शब्द के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, और हैड के बाद V3 आता है। अगर उसके बाद देखिए प्लस में फिर अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वह सब्जेक्ट अपने साथ वुड हैव प्लस V3 लेकर आता है। वुड हैव प्लस बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद OC करने के बाद अदर कॉम्प्लीमेंट जो आना है आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर क्या आया है, इफ आया है, यू हैड आ गया है, वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो वर्ब का तीसरा रूप इसको क्या है, मिला है, यानी क्या है, टोल्ड, वर्ब का तीसरा रूप मिल गया, मी, अर्लियर। फिर क्या आया, सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। दिमाग में रखिए क्या चीज का होता है, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या किया, विल हेल्प के जगह पर क्या होना चाहिए था, would have helped। अब तब उसके बाद क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए था, would have helped you। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बात को दिमाग रखिएगा, यानी इस स्ट्रक्चर से। और आजकल थोड़ा सा वेरिएशन क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर से एक और बनता है, इसको भी दिमाग रखेंगे। अगर यही कल्पनात्मक शब्द आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो इसी स्ट्रक्चर से ही बनता है, हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप नहीं आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। तो अपना मन से उस सेंटेंस में आपको बीन जोड़ा होना चाहिए, तब इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, अब प्लस में जो उधर फिर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3, तो इसमें वेरिएशन आता है। तो दो स्ट्रक्चर आपके, दोनों स्ट्रक्चर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्या रखना है आपको, कल्पनात्मक शब्द, थोड़ा सा 10 कॉमन एरर में ही बहुत समय लग रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, 10 नहीं हो रहा है आपके लिए, 100 कॉमन एरर के बराबर हो रहा है। तो इस चीज के लिए आप घबराए नहीं, बारीकी से इसको देखकर। कल्पनात्मक शब्द जो कि मैंने अभी लिखा था, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तो हैड प्लस V3 होता है, उसके बाद फिर सेंटेंस कोई जुड़ता है तो सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 प्लस OC मतलब अदर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। दूसरा मैंने लिखा है कि जब भी आपका कल्पनात्मक शब्द इस तरह से रहता है, कल्पनात्मक शब्द क्या है, इस तरह से आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो हेड तो अपने बाद वर्ब का तीसरा रूप लेगा। लेकिन सेंटेंस में कहीं कहीं पर जो है कि मेंस के क्वेश्चन में देखने को मिला है, ऐसा पूछा है, नाउन या एडजेक्टिव दे देता है, नाउन या एडजेक्टिव के कहीं वर्ब है जो तीसरा रूप बनेगा, तो नहीं बनेगा। लेकिन बीन तो है, बीन एक ऐसा व्हाइट कलर है, जिस रंग में मिला दीजिए उसी में मिल जाता है, तो बी का बीन कर दीजिए तीसरा रूप। ये तो भरपाई कर दिया रिक्वायरमेंट को, अब बाद बाकी यही फॉलो फिर या करता है। तो आपको इसको भी नोट करने की जरूरत है। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपके साथ टेंस भी बहुत डीप पढ़ाने वाला हूँ, यानी इतना डीप पढ़ाने वाला हूँ कि आपको इंडिया में होने वाले किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में परेशानी नहीं होगा, वहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत डीप तक ले जाने वाला हूँ मैं आपको टेंस का। तो आप फिलहाल, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें, क्वेश्चन बनाए, आपको समझ में आएगा। जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो जब चैप्टर जैसे कि आर्टिकल का बिना कुछ क्वेश्चन बनाए ही आपको पढ़ा दिया हूँ मैंने 18 से 19 क्लास में, तो
अब क्वेश्चन को बनाएंगे तब समझ में आए, लेकिन जब पहले से भी कुछ क्वेश्चन बना लेके रहेंगे तैयार, आप देखे रहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो आपको उस चैप्टर में आनंद आएगा। और जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल में आपको आनंद आएगा। नहीं तो पता चलेगा कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो पढ़ाऊँगा आपको जो एग्जाम में आता है, मैं नॉर्मल वो चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में नहीं आता है। तो एग्जाम में आने वाली चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो आपको अलग नहीं लगे, इसलिए क्वेश्चन को भी साथ में बनाते चलना है और आराम से आपको समय देना है मेरे साथ। इंग्लिश आपकी जो जिम्मेदारी जो है वह मेरी भी जिम्मेदारी बन जाएगी अगर मेरे साथ आप रहते हैं तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर को क्या है आपको दिमाग में रखना है। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया है आपको कि क्या एरर वहां पर बन रहा था। यानी यहां पर क्या है, इफ यू हैड इमेजिनरी वर्ड आ गया है, इफ यू हैड तो टोल्ड वर्ब का तीसरा रूप मिल गया था, मी अर्लियर, फिर सब्जेक्ट आया था विल हेल्प यू नहीं होना चाहिए था, वुड हैव प्लस हेल्प होना चाहिए था। क्या वुड हैव प्लस में भी थ्री का प्रयोग होना है। इसके बाद अगर कोई सेंटेंस बनता है तो याद रखना है। देखिए हर मदर इज, याद रखिए हर मदर इज एग्री टू मी। देखिए मी क्या है, कोई व्यक्ति ना बोला होगा आपने, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी अपने बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आदमी हूं ना, मैं मी बोलूं तो मैं आदमी हूं ना। तो देखिए एग्री वर्ड के साथ याद रखिएगा, एग्री अगर टू लगाते हैं समथिंग, SMT लिख रहे हैं यानी कि मतलब समझ आइएगा, समथिंग यानी कि इसका मतलब होता है एग्री टू समथिंग, यानी किसी वस्तु से आ जाए तब समथिंग, यानी कोई वस्तु आ जाए, हिंदी में आराम से समझ सकते हैं। एग्री टू आपको क्या है, अगर यहाँ पर क्या है कोई वस्तु आ जाए, कोई या डायरेक्ट एग्री टू ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एग्री टू आपको करने का मतलब सबसे बड़ी बात है क्लियर, तीनों आप क्लियर कीजिए। एग्री टू अगर कोई प्रोपोजल हो, प्रोपोजल यानी कोई प्रस्ताव है, मैंने आपको कोई प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो एग्री टू होता है। लेकिन दूसरा याद रखिएगा, एग्री प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है, एग्री विथ होता है समबडी, कोई प्लस में अगर कोई यहाँ पर पर्सन हो, अगर कोई व्यक्ति से आप सहमत हो, संतुष्ट है, तो वह पर्सन क्या लेकर आएगा, विथ लेकर आता है। और तीसरा एक और याद रखिएगा, एग्री ये बहुत कम बार आता है, प्लस में ऑन आता है, ए सम मैटर, सम मैटर यानी कोई मैटर से आप सहमत है किसी के, तो याद रखिएगा ऑन का प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति से सहमत है तो विथ का प्रयोग होता है, किसी के प्रस्ताव से सहमत है, कोई प्रस्ताव बोला, कोई विचार दिया, उससे अगर सहमत है तो ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए हर मदर इज एग्री टू मी, मी क्या, मैं क्या आदमी हूं ना जी, तो आदमी हूं तो यानी कि पर्सन हूं ना, तो यहाँ पर टू के जगह पर क्या होना चाहिए था, विथ का प्रयोग होना चाहिए था, यानी विथ होना चाहिए था। ये प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है, इस तरह से आपका ये भी ठीक होता रह जाएगा। आप एक नोट बनाइए, मैं लगातार इसकी सीरीज चलाने वाला हूं तो इसलिए कॉपी, आप हमेशा कॉपी लेकर बैठे और उसको नोट करते जाए, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आपको। आज तक 20 सालों में जितने भी SSC का प्रीवियस हो गया है, बैंक का प्रीवियस कॉमन ईयर हो चुका है, उस सारी चीज़ को मैं सॉल्व करने वाला हूं आपको। तो थोड़ा टाइम के साथ साथ आपको कॉपी कलम भी चलाना पड़ेगा मेरे साथ, तो इस चीज़ को क्योंकि एक्सप्लानेशन करूंगा, 10 का एक्सप्लानेशन आपके लिए 100 के बराबर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि एक्सप्लानेशन में कोई समझौता नहीं, अगला दिन 5 ही कॉमन एरर लेकर आऊंगा, लेकिन पूरी तरह एक्सप्लानेशन करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, माय सन डील विद, फिर आ गया देखिए प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम, इसको मिटाते हैं। फिर देखिए प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम आया, डील जो वर्ड होता है याद रखिएगा, पहला नंबर डील इन होता है और दूसरा होता है डील विथ, डील विथ दोनों सही होता है, डील विथ भी होता है, लेकिन डील इन का मतलब होता है व्यवसाय, कोई व्यवसाय होता है, यानी कोई व्यवसाय करने में डील इन का प्रयोग किया जाता है। और डील विथ मतलब कार्य करना, किसी समस्या के निदान के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया, कार्य तो आप करते हैं, कार्य करना किसी समस्या के निदान के लिए, किसी समस्या के निदान के लिए।
अब देखिए कोई कार्य यहाँ पर क्या करता है, मतलब कहने का मतलब है आप पर किसी प्रकार का अपराध, आप क्राइम नहीं किए, फिर भी आप पर दोषारोपण कर दिया था, आप कोर्ट में जाकर क्या कर रहे हैं, वकील से मिल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं क्या, अपने ऊपर की समस्या के निदान करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डील बीत हो जाएगा। अब किसी वकील से जाकर डील कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डील बीत हो जाएगा। लेकिन आप कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ इन हो जाएगा, क्या कहता है, माई सन डील विथ स्पेयर पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स का दुकान वगैरह का व्यवसाय है उसका, तो व्यवसाय है तो डील विथ ना होकर क्या हो जाएगा, इसमें इन का प्रयोग किया जाएगा, विथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। और आपको ये दोनों हम याद रहना चाहिए। और देखिए स्नेहा, नेक्स्ट देखते हैं, फिर प्रीपोजिशन का ही प्रॉब्लम आ गया। एक्चुअली में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कुछ सीजीएल में 17 के बाद से कुछ ज़्यादा ही आने लगा है, और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैंने सीधे सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को नोट करते आ गया है प्रीवियस में, कोई छोड़ छाड़ वाली बात नहीं हो, तो लगातार आपका इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, एक्यूज्ड फॉर मर्डर, किसी अपराध के लिए अगर एक्यूज वर्ड का प्रयोग कर गया तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए, एक्यूज्ड ऑफ, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, नहीं तो दोषी ठहराने के लिए दूसरा वर्ड का विथ का अगर प्रयोग करना है तो चार्ज्ड विथ का प्रयोग कीजिए, और इसका मतलब ये होता है दोषी ठहराना। यानी कि ये आपका 9 नंबर का सॉल्यूशन है कि एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है दोषी ठहराने के अर्थ में, नहीं तो चार्ज विथ का प्रयोग कीजिए और इसका भी मतलब होता है दोषी ठहराना। लेकिन यहाँ पर आ क्या गया है, एक्यूज्ड आ गया है, तो फॉर के जगह पर क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि फॉर प्रयोग कर दिया है, तो गलत हो गया। फिर देखिए आपका कंजंक्शन का प्रयोग किया, नो सूनर के बाद, अभी हमने बात किया था यहाँ पर, नो सूनर के बाद किसका प्रयोग करना है जी, नो सूनर के बाद हमेशा जो प्रयोग करना है आपका, वो हमेशा के हमेशा जो प्रयोग होता है नो सूनर के बाद, वो नो सूनर के बाद आप क्या तो क्वेश्चन में जो दे सकता है आपको, वो दे सकता है आपको वेन देकर, देन देकर, लेकिन आपको नो सूनर के बाद जो प्रयोग करना है, हमेशा जो करना है वह देन का प्रयोग करना है। यानी नो सूनर के बाद ऑप्शन में क्या कर देगा, आपको देन का प्रयोग कर देगा, वेन का प्रयोग कर देगा, लेकिन हमेशा के हमेशा आपको नो सूनर के बाद जो प्रयोग करना है वो हमेशा करना है देन का प्रयोग करना है। यानी नो सूनर हैड फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक, वेन के जगह पर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, फिर देखिए इसी में क्वेश्चन आ गया है, प्रॉब्लम इसी प्रकार से था, यानी देन का प्रयोग होना चाहिए। तो एक बातों को समझ लीजिए, इसमें 2-3 जो कंजंक्शन का क्वेश्चन आया, तो कंजंक्शन के क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत रहे, पिछले वाले मैंने एक चार्ट दे दिया, वही सा सारा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने इसलिए वह चार्ट आपको बनाकर एक क्लास में 20-22 मिनट का बनाकर दे दिया, क्योंकि मैं आज तक 20 सालों में जितने भी बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे पीटी लेवल, मेंस लेवल का हुआ है, सारे क्वेश्चन का कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में, जो मैं 10 सालों से ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ मैं, उस क्लास में एक्सप्लेनेशन मैंने स्टूडेंट के लिए किया है। तो मेरे दिमाग में ये बात सब चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं वही करने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे। तो मैंने इसका एक कंजंक्शन का चार्ट दे चुका है मैंने, तो उस चार्ट को निश्चित रूप से देखिए और उसका कॉपी में डाउन जो है कि नोट कीजिए, वो जरूरी है, आप हमें उसको नोट करिए और बार बार देखते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आपको परेशान करें। यहाँ भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये क्वेश्चन से मुलाकात हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सही बातें हैं। तो आप विश्वास रखें, आप जो मैं बता रहा हूँ वो करें, आपका सब समस्या का सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।